नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं राशिद अहमद खान। विजयपुर में रामनिवास रावत की हार के बाद बीजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं है। सामान्य पहले भी नहीं था। रामनिवास रावत का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना, उसके बाद उनको अकेले मंत्री पद की शपथ दिलवाना, उसके बाद विजयपुर से चुनाव लड़वाना। विजयपुर से चुनाव लड़वाना एक रणनीतिक था, एक वादा था जो पूरा किया था बीजेपी ने। लेकिन जिस चुनाव प्रचार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, जो उनका क्षेत्र में भी आता है विजयपुर, वहां नहीं जाना, इस पर बड़े सवाल उठे थे और इसका जवाब भी उन्होंने ही दिया। उनके जवाब पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हम आए हैं सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं भोपाल में, उनके पास। उनसे जानेंगे क्या मायने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री के बयान के मायने। सर, सिंधिया जी ने कहा है चुनाव प्रचार को लेकर जो तमाम अटकलें थी नहीं जाने को लेकर, उस पर बयान दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें बड़ी विशेष हैं इसमें। पहली तो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जब भाजपा में आए थे उस समय उन्हीं के समर्थक माने जाने वाले रामनिवास रावत नहीं आए थे और उन्होंने ये कहा था कि वो संगठन के प्रति ज़्यादा आस्थावान है, इसलिए दल बदल नहीं करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि राजनीति में इन्हीं सब बातों की एक टीस होती है या प्रतिस्पर्धा होती है कि जब वो सिंधिया जी के साथ नहीं आए तो अब वो सिंधिया जी के कैसे माने जाएंगे। एक ये बड़ी बात है जी। और दूसरा, जिस तरीके से मुरैना क्षेत्र है या वो जो क्षेत्र है उसमें बीजेपी के अध्यक्ष उसी क्षेत्र से आते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी उसी क्षेत्र के प्रभावशाली नेता हैं जो एक जमाने में सिंधिया के प्रतिद्वंद्वी हुआ करते थे। इसलिए रामनिवास रावत जी नरेंद्र सिंह तोमर के कहने पर भाजपा में शामिल हुए हैं, इसलिए उनको जितवाने की जिम्मेदारी भी नरेंद्र सिंह तोमर की थी। और तीसरा जो है, मुख्यमंत्री जी ने भी स्वयं इंटरेस्ट लिया, तो ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में रामनिवास रावत जी को जिताने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी अध्यक्ष बी.डी. शर्मा साहब और स्वयं खुद मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, ये का ट्रेंगल जो है ये जिताने में पर्याप्त हो जाएगा। इसलिए सिंधिया जी को नहीं बुलाया गया। और सिंधिया जी को नहीं बुलाने का पहला कारण मैं आपको बता चुका हूं कि वो उनके साथ नहीं आए थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है जी। अब मुझे ये लग रहा है कि चूंकि महाराष्ट्र के चुनाव में उन्हें दायित्व दिया गया था, वो उस क्षेत्र से, चूंकि सिंधे और सिंधिया और ये सब जो एक वहाँ का क्षेत्र है, क्योंकि ये मराठा माने जाते हैं, तो इसलिए जो है सिंधिया जी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में किया और उसका लाभ भी हमें सब लोगों को राजनीतिक रूप से दिखाई दे रहा। तो अब चूंकि मध्य प्रदेश में ये बार बार सवाल उठेगा कि सिंधिया जी क्यों नहीं आए, चुनाव प्रचार में शामिल क्यों नहीं हुए, क्या गुटबाजी थी, क्या कुछ, तो उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि मुझे यदि पार्टी जिम्मेदारी देती तो मैं आ जाता। इसका अर्थ है ये कतई नहीं कि पार्टी ने उनको बुलाया नहीं। पार्टी को ये लगा होगा कि सिंधिया जी की को मैदान में कूदाने का कोई बहुत लाभ नहीं है, क्योंकि आसानी से सीट जीत लेंगे। समीकरण अलग थे, ये जो है भाजपा पकड़ नहीं पाई। अगर हम बात करें सिंधिया जी के प्रचार में अगर जाते तो क्या परिणाम कुछ और हो सकते थे? हार का सामना करना है पड़ा है बीजेपी को विजयपुर में। नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिंधिया जी को बहुत ज्यादा असर डाल पाते, क्योंकि वहां जो हार का फैक्टर है वो हार का फैक्टर भाजपा और कांग्रेस नहीं है और जीत का फैक्टर भी भाजपा और कांग्रेस नहीं है। वहां कार्यकर्ताओं को ये महसूस हुआ कि हमारे सर के ऊपर इंस्टेंट लीडरशिप थोपी जा रही है और हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि कई, जैसे मान लो 27-28 लोग आए थे, तब एक लीडरशिप हमारे सर पे थोपी गई, भाजपा का कार्यकर्ता सोच रहा था, लेकिन उसको ये मालूम था कि इसको मैं यदि तंग करूंगा या परेशान करूंगा तो हमारी सरकार नहीं बनेगी। यहाँ कोई सरकार का असर पड़ने वाला नहीं था, इसलिए कार्यकर्ता ने एक संदेश दे दिया पॉलिटिकल लीडरशिप को, अपने प्रदेश के नेताओं को, कि भाई आपका जो है हर निर्णय हमें मान्य होगा, ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने एक संदेश दे दिया। मैंने एक बात बहुत पहले चैनल्स पर कही थी और वो मैं आज भी उस पर स्टैंड करता हूँ, और वो ये थी कि रामनिवास रावत जो है वो कांग्रेस के थे, भाजपा में आए थे। मुकेश मल्होत्रा भाजपा के थे जो कांग्रेस से चुनाव लड़ा, निर्दलीय 40-42 हजार वोट ले चुके थे वो। तो हमने ये कहा था उस समय कि जो अपने दल को, पुराने दल को अपने साथ जोड़ ले जाएगा वो जीतेगा। यानी रामनिवास रावत बीजेपी प्लस अपने पुराने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का समावेश कर लेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। यदि मुकेश मल्होत्रा भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे पुराने भाजपाई होने के कारण, तो वो चुनाव जीत जाएंगे।
मुझे ये लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ता ने संदेश देने के लिए अपने एक आदिवासी पुराने कार्यकर्ता का साथ दिया, जिस प्रकार से ग्वालियर में भी एक बार ग्वालियर पूर्व से भी जो है उसको दिया गया था, तो ठीक इसी प्रकार का वातावरण यहाँ बना और जो है भाजपा की जीत की संभावना नहीं थी। यदि सिंधिया जी आते तब भी मुझे नहीं लगता कि बहुत जीत की संभावनाएं परिवर्तित हो। जी, इसमें एक सवाल और उठता है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता जो हैं लगातार भाजपा में गए हैं, इस हार से क्या हम अब ये मान लें कि जो पहले से भरी हुई बस है अब उसमें एक्स्ट्रा सवारी बैठाने की अब परहेज करे शायद भाजपा, जरूरत नहीं है तब भी भाजपा ने कांग्रेसियों को लिया है? हम ये उदाहरण पिछले 2-3 साल में हमें ज्यादा देखने को मिला है। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस नेता जिस रफ्तार से भाजपा में आ रहे थे अब उस पर ब्रेक लगेगा? भाजपा आला कमान और प्रदेश नेतृत्व भी अब इस बात को शायद कबूल करे कि अब जरूरत नहीं है कांग्रेस नेताओं की? नहीं, विषय कम भाजपा की जरूरत की नहीं है जी। यहाँ भाजपा की जरूरत के कारण कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में कांग्रेस में ही कुछ नहीं बचा जी। न लीडरशिप है, न आइडियोलॉजी है और न आपका विजन है। ये जब किसी भी राजनीतिक दल के पास ये तीनों चीजें लगभग समाप्त हो जाती हैं, तब उनके प्रतिभावान नेताओं में भगदड़ मचती है। आज कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? जब आजादी हुई थी, आजादी के बाद से लंबे समय तक सर्वधर्म समभाव की कांग्रेस विचारधारा लेकर के चलता था कि सभी धर्म हमारे लिए समान है। लेकिन आज वो बहुत स्पष्ट हिंदू विरोध में खड़ी हो गई जाकर के, और केवल मुस्लिम वोटों को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने अपनी नीति बना ली। तो विचारधारा उसकी लुप्त हो गई, जो थी वो नहीं है, जो है वो स्वीकार्य नहीं है। लीडरशिप, एक जमाने में ये कहा जाता था कि जो नेता कांग्रेस के पास चिंतन विचार के हैं, ऐसा किसी भी देश के अन्य राजनीतिक दल में नहीं है। आज आप देख लीजिए भाई, राहुल गांधी जी को आप लेकर के बैठे हैं, जिसके लिए जिस जातिगत जनगणना के लिए इंदिरा जी मना करती थी, जिस जातियों को से हटाने की बात करती थी, सर्वधर्म समन्वय की बात करते थे, आज जो है वो दिन भर जातिगत जनगणना की बात करते रहते हैं। उनको यही नहीं मालूम कि जो उद्योगपति हैं वो उद्योगपति पूंजी निवेश के और व्यापार के बाद उद्योग अपना स्थापित कर पाते हैं। वो जातियों के आधार पर उद्योग थोड़ी बढ़ते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बताइए कितने प्रतिशत उद्योगपति हैं आदिवासी और दलित। अब जिस राजनीतिक लीडरशिप में इतना जो है कमजोरी आ जाए समझ में, तो वहां से तो अच्छा समझदार व्यक्ति भगेगा ही, क्योंकि आप राहुल गांधी को छोड़ नहीं सकते और राहुल गांधी में समझ पैदा हो नहीं सकती। इसलिए जो है ये सारी चीजें बन गई। तो इसलिए तीनों चीजें कांग्रेस में खत्म हो गई, जिसके कारण कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं। आप सारे राज्यों में भाग रहे हैं। इसका कारण बीजेपी या अन्य राजनीतिक दलों को लेने की। अब आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर तो अनेकों लोग शिवसेना में चले गए थे, जो नई शिवसेना बनी शिंदे साहब वाली, कुछ जो है शरद पवार जी के वाली पार्टी में या अजीत पवार जी वाली पार्टी में चले गए। तो इसका तात्पर्य ये है, कांग्रेस का जो स्थान है, जो जहां वो बैठ करके पॉलिटिक्स करते हैं, वही कमजोर हो गए, इसलिए लोग भाग रहे हैं। अब मेरा अंतिम सवाल यही कि रामनिवास रावत का क्या होगा? देखिए, रामनिवास रावत जी का जो इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, उसके पॉलिटिकल संदेश है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी जाने से पहले कह देते कि किसी दूसरे को प्रभार दे देते या नहीं देते, तो जो नियम है कि भाई जो किसी मंत्री को मंत्रिमंडल नहीं बांटे जाएंगे, उस स्वतः मुख्यमंत्री जी के पास चले जाएंगे, तो ऐसा हो जाता। मुझे ये लगता है कि रामनिवास रावत जी के बारे में कोई न कोई निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर और ये सब जो प्रभावशाली नेता हैं, इनके कहने पर वो भाजपा में आए थे। मुझे ये लगता है कि रामनिवास रावत जी के दो स्टैंड हो सकते हैं। पहला, यदि वो मंत्री बनाए गए तो इब्राहिम कुरैशी बन जाएंगे और उनके आधार पर जो है 6 महीने के लिए मंत्री रह सकते हैं, तो कंटिन्यू रहेंगे। यदि वो मंत्री नहीं बन पाए तो फिर जो इमरती देवी बन जाएंगे, किसी निगम मंडल के अध्यक्ष बना दी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इन दोनों पॉलिटिकल एंगल्स को सामने आने की स्थिति निर्मित होगी और कहीं न कहीं रामनिवास रावत को जिम्मेदारी तो दी ही जाएगी, क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनका जनाधार है और वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी सुलझे हुए व्यक्ति को कंट्रोवर्शियल व्यक्तियों की लाइन में खड़ा कर दिया जाए कि आपने बहुत बड़ी गलती करी पार्टी छोड़ करके। मुझे लगता है उनका जो है विस्थापन होगा। रामनिवास रावत जी का एक बयान आया, रामनिवास रावत ने ये कहा कि शायद भाजपा के लोग डरे हुए थे कि उनके आने से जो भाजपा नेता हैं, कुछ नाम नहीं लिया, नाम लिए बगैर उन्होंने ये निशाना साधा था कि उनका भविष्य खतरे में आ जाएगा। इस बयान के क्या माने? नहीं, उनने ये कहा था कि एक नया नेता, जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इंस्टेंट लीडरशिप जो आती है वो अपना जो समर्थक है उसको स्थापित करती है। इसी डर का उन्होंने उल्लेख किया है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में ये डर था कि एक इंस्टेंट लीडर आया है जो 6 बार का विधायक है,
उसके अपने समर्थक फॉलोवर्स हैं वहाँ, वो लोग जो है आने वाले समय में जब ये चुनाव जीत करके मंत्री बन जाएगा तो वो उनके तरफ ज्यादा ध्यान देगा, जो मूल भाजपा के कार्यकर्ता हैं या वर्तमान में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनका ध्यान कम देगा, ऐसा करके आशंका थी। और ये मैंने कहा कि कार्यकर्ता स्टैंड ले चुका था कि मोहन इसको जीतने नहीं देना रामनिवास रावत को, क्योंकि यदि इस तरह से लीडरशिप ला करके थोपी गई तो हम लोग क्या करेंगे जो बरसों से काम कर रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश जो है ये कुशाभाऊ ठाकरे का संगठन है जहां कार्यकर्ता तैयार किए गए थे, और आज सारे क्षेत्रों में हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10, 15-15 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए इंस्टेंट लीडरशिप उन राज्यों में तो चल सकती है जिन राज्यों में लीडरशिप आपकी नहीं है। यहां मुझे लगता है कि आपकी लीडरशिप है, हर जिले में है और बड़ी संख्या में है। आप कहीं किसी भी जिले का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, जिस जिले में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको आप कहो वो ही एमएलए बनने की स्थिति में है। जी, बहरहाल सुरेश शर्मा जी ने खुलकर रामनिवास रावत के भविष्य, उनके वर्तमान, उनकी हार और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर अपनी राय रखी। बहरहाल वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।